स्मार्ट सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो मेरे दोस्त, आज हम लोग जानेंगे क्लास 6 चैप्टर नंबर 2। जी हां, जिस चैप्टर का नाम है पृथ्वी, महासागर और महाद्वीप, यानी चैप्टर नंबर 2 है जो न्यू एनसीईआरटी से है। तो न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 पृथ्वी, महासागर और महाद्वीप। तो चलिए पृथ्वी, महासागर और महाद्वीप को हम लोग शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर, जो कि बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बेहतरीन चैप्टर है। चलिए इसको हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। यहां देखिए, अब रही बात कि देखने वाली बात है कि पृथ्वी को आखिर नीला ग्रह क्यों कहा गया है। पृथ्वी को आखिर नीला ग्रह क्यों कहा गया है? तो देखिए यहां से अंतरिक्ष के रूप में, अंतरिक्ष या चंद्रमा से देखने पर पृथ्वी मुख्य रूप से नीले रंग की दिखाई देती है, इसलिए हम इसे नीला ग्रह कहते हैं। इसका कारण एक और है, पृथ्वी की सतह का 3/4 यानी कहने का मतलब है कि पृथ्वी को चौथा भाग करिए, 4 भाग करिए और 3 भाग खाली जो है वो क्या देखने को मिलेगा? जल। तो ये जल से ढका हुआ है लगभग 71%। याद रखिएगा, लगभग 71% जो है वो पृथ्वी जो है वो कच्छ से ढका हुआ है, तो जल से ढका हुआ है। जी हाँ, और अंतरिक्ष से नीला देखने के कारण ही शुरुआती अंतरिक्ष यात्रियों ने इसे प्यार से नीला ग्रह कहा। तो प्यार से अंतरिक्ष यात्रियों ने इसे नीला ग्रह कहा और इस वजह से हमारे पृथ्वी का नाम नीला ग्रह पड़ा। जी हाँ, तो चलिए अब देखिए, अब आगे देखिए यहां पर अगला पॉइंट क्या है, भूरा या हरा रंग। पृथ्वी के चित्रों में दिखाई देने वाला भूरा या हरा रंग स्थल जो भूमि को दर्शाता है। ये किसको दर्शाता है? भूमि को। अगर भूरा रंग से है तो भूमि को दर्शाएगा, अगर हरा रंग से है तो भी भूमि को दर्शाएगा, जो कुल क्षेत्रफल का लगभग 1/4 भाग है। यानी 3/4 भाग जो है पानी का है, यानी पृथ्वी पर जल 3/4 भाग में है और 1/4 भाग जो है वो मात्र और मात्र द्वीप हैं, महाद्वीप हैं, यानी स्थल हैं, जो लगभग 29% बनता है। कितना? 29%, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए, महासागर और महाद्वीप मिलाकर पृथ्वी की जलवायु बनाते हैं। महासागर और महाद्वीप मिलकर पृथ्वी की क्या बनती है? जलवायु बनती है, जो सभी जीवों, पौधों एवं मानव जीवन को प्रभावित करते हैं। अच्छा, वैदिक संदर्भ क्या है भाई? वैदिक संदर्भ की अगर बात करो तो आप ये वाला चित्र कहीं तो देखे होंगे। अगर आपको याद है तो बताइए कहां देखे हैं ये चित्र। तो आप देखे होंगे नेवी, जो इंडियन नेवी है उनका ये चित्र होता है, ऐसा बना हुआ होगा। आप गौर से देखिएगा कभी तो आपको पता चलेगा कि ये जो है ये भारतीय नौसेना का प्रतीक चिन्ह है, जिसे हम कहते हैं सान नो वारुण अंकित है। इसका मतलब है कि हे वरुण, हमारे लिए कल्याणकारी हो। वरुण देव जल, महासागर और आकाश से संबंधित वैदिक देवता हैं। तो वरुण देव जो हैं वो जल से, महासागर से और आकाश से संबंधित वरुण देवता हैं, इसलिए इसको लोग जो है ये चिन्ह नेवी में देखने को मिलता है। जी हाँ, चलिए आगे देखिए। अब यहां पर अगला है जल भूमि असमान वितरण। जल, भूमि और असमान वितरण। तो हमने तो आपको पढ़ाई दिया कि जो पृथ्वी पर है वो 71% जल है और 29% जो है वो स्थल है। जी हाँ, लेकिन सर 29% स्थल तो है, पर इसका एक और भी बंटवारा क्या है कि जो पृथ्वी का जो सबसे पहले, जब पृथ्वी की अगर हम बात करें तो पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध है, जो उत्तर की तरफ है, जी हां, जो उत्तर की तरफ है उत्तरी गोलार्ध, यानी ये वाला हिस्सा हो गया आपका, ये वाली जो हिस्सा हो गया, यहां अधिक स्थल हैं। यानी उत्तरी गोलार्ध में भूमि जो है वो अधिकतर है, लगभग 60%, और जल जो है उत्तरी गोलार्ध में लगभग कितना परसेंट है? 40%, यानी महासागर। जी हां, तो इसलिए हम इसे उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध के नाम से भी जानते हैं। स्थलीय गोलार्ध भी हम कहते हैं। जी हां, किसे? तो उत्तरी गोलार्ध को। अगर हम दक्षिणी गोलार्ध की बात कर लें तो दक्षिणी गोलार्ध को हम जलीय गोलार्ध के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहां मात्र 19% स्थल है और 81% जल है। यानी दक्षिणी गोलार्ध में इस साइड में अधिकतर आपको क्या देखने को मिलेंगे? जल देखने को मिलेंगे, और इस साइड में अधिकतर आपको क्या देखने को मिलेंगे? स्थल देखने को मिलेंगे। तो इसलिए हम उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध भी कहते हैं और दक्षिणी गोलार्ध को हम जलीय गोलार्ध भी कहते हैं। जी हाँ, तो इसकी
इसका वितरण आपने देखा, उत्तरी गोलार्ध में जो स्थल है वो 60% है और जल जो है वो 40% है। और अगर हम बात कर लें दक्षिणी गोलार्ध में तो स्थल जो है 19% है और जो जल है वो 81% है। जी हाँ। अब यहां पर देखिए अगला पॉइंट को, अक्षीय रेखाएं। अब ये अक्षीय रेखाएं क्या है भाई? चलिए अक्षीय रेखाएं को समझिएगा, जो मानचित्र को संकेत करता है। ठीक है, अक्षांश रेखा जो आपने पढ़ लिया है, ध्रुवों के ऊपर देखने वाले मानचित्र में वृत्ताकार रेखाएं जो पृथ्वी को क्षैतिज रूप से विभाजित करती है उसे अक्षांश रेखा कहते हैं। और देशांतर रेखा ये वाली है, ये वाली देशांतर रेखा है। ठीक है, तो इस तरह से जो बांटा है ऐसे बांट देता है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं अक्षीय रेखाएं। ठीक है, क्या बोलते हैं भाई? अक्षीय रेखाएं। चलिए, पृथ्वी पर जल के प्रकार। अब देखिए पृथ्वी पर जल के प्रकार जो है, जो लवणीय जल है वो लगभग 97.5% है। बताइए, 97.5% पृथ्वी पर लवणीय जल है, यानी लवण वाले जल हैं। जी हां, पृथ्वी पर लवण वाले जल कितने हैं? तो 97.5%। जी हां, जो महासागर में, ठीक है, जो महासागर में है, जिसे ना तो हम पी सकते हैं और ना तो इस पानी से हम खेती कर सकते हैं। जी हाँ, तो महासागर में जो पानी है वो 97.5% है और जो अलवणीय पानी है जिसे हम फ्रेश वाटर बोलते हैं, फ्रेश वाटर, तो फ्रेश वाटर जो है वो लगभग 2.5% है जो मीठा या पानी पीने लायक है। जी हाँ, लेकिन इस मीठे पानी में लगभग 68.7% जो है वो हिमनद के रूप में और ध्रुवीय बर्फ के रूप में मौजूद है। यानी कहने का मतलब है कि जो आपके पास जो 2.5% जो पानी बचा है पीने के लिए, उसमें हिमनद और ध्रुवीय बर्फ के रूप में, ध्रुव के पास जो बर्फ है वहां, ठीक है, और जो हिमनद जहां बने हुए हैं, जहां बर्फ के पहाड़ बने हुए हैं, वो लगभग 68.7% पानी है जो हिमनद के रूप में है। यही 2.5% पानी में से। जी हां, याद रखिएगा। और उसके बाद 30.1% पानी वो क्या है भाई? अंडरग्राउंड वाटर, यानी कि भूमिगत जल, भूमि के अंदर इतना पानी है। जी हां, अच्छा। और उसके बाद 1.2% जो है या इससे भी कम नदियां, झील, तालाब और वायुमंडल में वाष्प के रूप में मौजूद है। इतना पानी। और जो पानी बचा, देखिएगा यहां पर, जो पानी बचा, यानी कहने का मतलब कि 1% से भी कम पानी, 1% से भी कम पानी वो हमारे लिए पीने लायक पानी, यानी उसको हम यूज करते हैं पीने के लिए। बताइए, पीने के लिए हम यूज करते हैं, इतना कम पानी हम तक मिल रहा है। देखिएगा, पृथ्वी पर कुल जल पर प्रचुर मात्रा में है, किंतु उपयोग और योग्य मीठा जल बहुत कम, यानी 1% से भी कम है। जनसंख्या वृद्धि, प्रदूषण और जल के अत्यधिक दोहन के कारण हमें ये संकट देखने को मिले हैं और इस संकट को हम कहते हैं जल संकट। इसलिए हम आपको कहते हैं कि जल है तो कल है और जल बचाएंगे तो आप कल संवारेंगे। अब यहां पर देखिए, जल संरक्षण के मुख्य उपाय। जल संरक्षण की अगर हम मुख्य उपाय की बात करें तो क्या है जल संरक्षण के मुख्य उपाय? यहां देखिए, अगर हमें जल का संरक्षण करना है, बचाना है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? वर्षा जल संचयन करना पड़ेगा, यानी वर्षा के जल को आपको क्या करना पड़ेगा? संग्रहित करना पड़ेगा। एक इस तरह से आपको एक बड़े से टैंक बना करके वर्षा के पानी को एक टैंक में डालना होगा, जो कि अधिकतर ये राजस्थान में देखने को मिलते हैं और तमिलनाडु में मिलते हैं देखने को। जी हाँ, तमिलनाडु में तो अनिवार्य कर दिया गया है वर्षा जल संग्रह करने के लिए, यानी वर्षा को आपको संग्रह करना होगा जल को। कैसे भाई? कैसे लोग क्या करते हैं कि अपने घरों के नीचे एक टैंक बनवा लेते हैं और जो पानी होता है, जो वर्षा होता है, वो वर्षा के माध्यम से इस टैंक के अंदर पानी चला जाता है। जी हाँ, अगला पॉइंट है ड्रिप सिंचाई। अभी ड्रिप सिंचाई क्या है? तो बूंद बूंद से सिंचाई होना, ठीक है, इसकी वजह से भी जल का संरक्षण किया जा सकता है। जल का पुनः चक्रण, यानी जल को पुनः उपयोग में लाना, ठीक है, इससे भी जल का उपयोग और जल का संरक्षण किया जा सकता है। नालों और जलाशयों को रख रखाव, यानी उसके ठीक ठाक होना, नहीं तो जल क्या हो रहे हैं भाई? नल से टपक रहे हैं, बार बार पानी निकल रहे हैं, अब आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा? इससे जल संकट में आएंगे, जल खत्म होंगे। जी हाँ, तो ये जल के बारे में आपने देखा, जल के बारे में आपने पढ़ा।
ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं पहला जो इसका मेन उद्देश्य है महासागर पढ़ने का, उसको हम लोग पढ़ते हैं, महासागर को जानते हैं यानी ओशियंस को जानते हैं। अब ओशियन के बारे में समझिएगा, ठीक है। पृथ्वी पर जल के बहुत बड़े विस्तार को महासागर कहते हैं, याद रखिएगा, पृथ्वी पर जल के बड़े विस्तार को हम क्या कहते हैं, तो महासागर कहते हैं। जी हाँ, आपसी जुड़ाव, अब यहां पर देखिए दुनिया के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बात सही है, जुड़े रहेंगे भी, ठीक है। तो ये जितने भी महासागर आप देख रहे हो सब आपस में क्या हैं, ये जुड़े हुए हैं, इस तरह से आपस में सब महासागर जुड़े हुए हैं। महासागरों की सीमाएं केवल मानव द्वारा अपनी सुविधा के लिए तय की गई है, ना कि मानव द्वारा तय की गई है, ना कि ऐसी कोई रेखा है, ऐसी कोई सीमा है, नहीं। जी हाँ, प्रकृति में इनका कोई विभाजन नहीं है, बात सही है, प्रकृति में इसका जो है विभाजन नहीं है, ये महासागर आपस में सभी महासागर जुड़े हुए हैं, याद रखिएगा इस बातों को। चलिए अब यहां देखिए महासागर के बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं। महासागर, पहला महासागर जो आता है वो आता है प्रशांत महासागर, जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। तो सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर कौन है, प्रशांत महासागर, याद रखिएगा, सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर, ठीक है। इसका आकार कैसा है, तो इसके आकार है त्रिभुजाकार, तो ये आपको कैसे दिखेंगे, त्रिभुजाकार आकार के दिखेंगे। कौन महासागर जी, तो प्रशांत महासागर, ठीक है, याद रखिएगा। और यही प्रशांत महासागर में ही आपको विश्व का सबसे गहरा गर्त देखने को मिलेगा, जिसे कहते हैं मरियाना ट्रेंच। तो विश्व का सबसे गहरा गर्त जो है, गर्त मतलब सबसे नीचे तक गड्ढा, सबसे अधिक गड्ढा, तो उसका नाम है मरियाना ट्रेंच, याद रखिएगा, जो विश्व का सबसे अधिक गहराई वाला गड्ढा है, जो कहां है, वो है प्रशांत महासागर में। दूसरा आता है अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर जो दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, जो एस आकार के जैसा दिखता है, याद रखिएगा, किसके आकार का जैसा दिखता है भाई, तो एस आकार के जैसा दिखता है, याद रखिएगा। जी हाँ, कौन, अटलांटिक ओशियन, यानी अटलांटिक महासागर, देख लो आप, है ना। और व्यापार के दृष्टिकोण से अटलांटिक महासागर में सबसे ज्यादा व्यापार इसी महासागर से होकर होता है, यानी सबसे अधिक व्यापार इसी महासागर से होता है। अगला है हिंद महासागर, कौन भाई, हिंद महासागर है, जो तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, जिसकी आकार त्रिभुजाकार है, जिसकी आकार कैसी है भाई, त्रिभुजाकार। और ये एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश भारत के नाम पर रखा गया है। तो हिंद महासागर किसके नाम पर रखा गया है, भारत के नाम पर हिंद महासागर रखा गया है। अगला महासागर जो है चौथा, वह है दक्षिण महासागर, जो चौथा सबसे बड़ा महासागर है ना। और ये क्या है, जो अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों तरफ से ये घेरे हुए। जी हाँ, जो चौथा महासागर है, कौन, दक्षिणी महासागर, याद रखिएगा। उसके बाद आता है आर्कटिक महासागर, कौन आता है भाई, आर्कटिक महासागर, जो सबसे छोटा और सबसे उथला महासागर, उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला है, सबसे उथला है, सबसे छोटा है, और ये उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ, याद रखिएगा, उत्तरी ध्रुव पर है ये। तो कहां है भाई, ये उत्तरी ध्रुव पर है। और इसमें याद रखिएगा, जो प्रशांत महासागर है वो एक छोटे से जल संधि द्वारा जुड़ता है, जिसे कहते हैं बेरिंग जल संधि। तो बेरिंग जल संधि द्वारा आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर जुड़े हुए हैं। चलिए, तो ये थे महासागर के बारे में, आपने देख लिया, महासागर के बारे में जिक्र कर लिया, ये महासागर के बारे में आपने पढ़ लिया। अब यहां पर देखो भारत और हिंद महासागर के बारे में। तो अगर हम भारत और हिंद महासागर की बात कर लें, तो हिंद महासागर और भारत की क्या कहानी है जानते हैं। आपको जैसा कि पता है कि हिंद महासागर के उत्तर में एशिया है, पश्चिम में अफ्रीका है, पूरब में ऑस्ट्रेलिया है, और दक्षिण में अंटार्कटिका है। जी हाँ, तो दक्षिण में क्या है, अंटार्कटिका। भारत और हिंद महासागर, भारत के पश्चिम में अरब सागर है और भारत के पूरब में बंगाल की खाड़ी है। ये दोनों हिंद महासागर का ही भाग है। तो भारत की जो पश्चिम पूरब में जो है वो बे ऑफ बंगाल है, यानी बंगाल की खाड़ी है, और जो पश्चिम में है वो अरब सागर है। और वो दोनों किसका भाग है भाई, तो हिंद महासागर का ही भाग है, याद रखिएगा इसको। इसलिए महासागरीय आपदाएं, बादल कैसे आते हैं, मॉनसून और चक्रवात क्या होता है। बादल और मॉनसून की अगर हम बात करें
तो महासागरों से वाष्पीकरण द्वारा जलवाष्प बनती है। महासागरों से वाष्पीकरण द्वारा जलवाष्प बनती है, जी हां। और जलवाष्प से विशाल बादल बनते हैं। तो अगर जलवाष्प होंगे तो उससे क्या बनेगा? विशाल बादल बनेंगे। और भारत में गर्मियों में आने वाली मानसूनी वर्षा महासागरों से ही उत्पन्न होती है, याद रखिएगा। तो भारत में जो है, जो आने वाली गर्मी जो होती है, जो मानसून, गर्मियों से जो मानसून आती है, वो महासागर से ही उत्पन्न होते हैं, याद रखिएगा। तो महासागर सूर्य की उष्मा गर्म होते हैं और जल वाष्पीकरण होता है और जलवाष्प ऊपर उठती है और ठंडी होकर बादल बनती है और हवाओं के साथ चलकर भूमि पर वर्षा कराती है। यही वर्षा भारत में जब होती है तो इसे हम मानसून बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मानसून। चलिए चक्रवात को समझिए। अब ये चक्रवात क्या है? तो महासागर के ऊपर कम दबाव बनने के कारण उठते हैं। कौन सी? चक्रवात। तो महासागर के ऊपर कम दबाव बनेंगे तो चक्रवात उत्पन्न होंगे और प्रचंड हवा और बारिश वाले तूफान होंगे। यानी ये जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं, ये प्रचंड हवा और बारिश वाले तूफान होते हैं, ठीक है। अच्छा जी। और तटीय क्षेत्रों में ये भारी तबाही मचाती है। जो ये आपके जो चक्रवात आप देख रहे हैं, ये तटीय क्षेत्रों में भारी तबाही मचाता है। जी हां, अगर चक्रवात समुद्र में आ गया तो। अब देखिए सुनामी को समझिए। सुनामी, अब ये सुनामी क्या है जरा इसको समझते हैं। तो महासागरीय आपदाएं जिसे हम सुनामी कहते हैं। चलिए, महासागर की तली में, महासागर की जो तली में तीव्र भूकंप आने या ज्वालामुखी फटने से उठने वाली विनाशकारी समुद्री तरंग को हम सुनामी कहते हैं। तो उठने वाली विनाशकारी समुद्र तरंग को क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। और यह सुनामी 26 दिसंबर 2004 को, ठीक है, आया। कहां आया भाई? इंडोनेशिया, सुमात्रा में आया। जो 9.1 तीव्रता के भूकंप के कारण हिंद महासागर में आई सुनामी, ठीक है। तो क्या आई थी भाई? सुनामी आई थी। जो 14 देश, भारत सहित 2 लाख से अधिक लोग मारे गए थे। 2 लाख से अधिक लोग मारे गए थे, याद रखिएगा। और भारत में अंडमान निकोबार, तमिलनाडु, केरल भी प्रभावित हुआ था। तो भारत में कहां कहां भाई, कहां मारे गए थे? तो अंडमान निकोबार के लोग, तमिलनाडु के लोग और केरल के लोग। यहां पर देखिए आगे अगला आता है महाद्वीप। अब महाद्वीप के बारे में हम लोग जानते हैं और समझते हैं महाद्वीप के बारे में। देखिए महाद्वीप की अगर हम परिचय पे आ जाएं तो महाद्वीप क्या है? तो भूमि के बहुत बड़े और निरंतर विस्तार वाले भाग को महाद्वीप कहते हैं। जो निरंतर विस्तार वाले भाग हैं उसको हम क्या बोलते हैं? महाद्वीप कहते हैं। जी हाँ, ठीक है। अच्छा जी, अब महाद्वीप के गिनती के तरीके को समझ लो आप। पहले 4 महाद्वीप का मॉडल था जिसे कहते थे अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका, यूरेशिया, अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। फिर 5 मॉडल आए इसके, अफ्रीका, अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरेशिया। फिर इसके 6 महाद्वीप के मॉडल आए। कौन कौन भाई? तो अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। लेकिन जो सबसे सर्वमान्य था, जो सबसे सर्वमान्य महाद्वीप आए मॉडल, वो आए 7। वो है एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। ये सर्वमान्य हुआ, इसको माना गया। जी हाँ, और इसको सभी देशों ने माना भी। किसे? 7 मॉडल को। जी हाँ, तो महाद्वीप के कितने प्रकार? 7। जी हाँ, महाद्वीप कितने हैं? 7 हैं। चलिए यहां पर देखिए महाद्वीप के विशेष शब्दावली। यूरेशिया की अगर हम बात करें तो यूरेशिया जो कहा जाता था उसको यूरोप और एशिया का वास्तव में एक ही विशाल खंड, भूखंड है। सही बात है। देखा जाए तो यूरेशिया इसलिए कहा गया क्योंकि एशिया का जो भाग है और जो यूरोप का जो भाग है वो दोनों भाग एक ही भूखंड है, पर बाद में उसे उसका नामकरण कर दिया गया, एशिया अलग कर दिया गया और यूरोप को अलग कर दिया गया। लेकिन पहले इसे हम यूरेशिया कहा जाता था। आज भी हम इसको यूरेशिया कहते हैं शॉर्ट में, ठीक है। भूगर्भ शास्त्र की दृष्टि से इन्हें मिलाकर यूरेशिया कहा जाता है। जी हाँ, इन्हें पृथक करने वाला प्रमुख प्राकृतिक ढांचा यूराल पर्वत। कौन इसको पृथक करता है, अलग कौन करता है? यूरोप और एशिया को, तो यूराल पर्वत। जी हाँ, काकेशस पर्वत इसको अलग करता है। जी हाँ, ठीक है जी। चलिए अब रही बात ओलंपिक छल्ले। ये ओलंपिक छल्ले क्या होते हैं इसको समझिएगा। ओलंपिक के 5 रंगीन छल्ले मानव
बसे महाद्वीप, जो आपको 5 जो छल्ले दिख रहे हैं यहां मानव बसे हैं, ठीक है, जैसे अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, और अंटार्कटिका में अस्थाई मानव आबादी नहीं है। यहां जो आप देख रहे हो यहां अस्थाई मानव आबादी नहीं है। जी हां, तो इस तरह से जो है यानी कि 5 ऐसे महाद्वीप हैं जहां मानव बस्तियां हैं। जी हां, जो अमेरिका, दोनों उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों एक ही में आ जाएगा, और अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और यूरोप हो गया। जी हां, इसी तरह से अगर हम देखें 7 महाद्वीप का क्रम देखें तो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, जो सबसे बड़ा महाद्वीप है, विश्व का 1/3 भाग खाली अकेले ये कवर करता है। कौन? एशिया। फिर दूसरे नंबर पे आता है अफ्रीका, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो तीनों प्रमुख रेखाएं भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा इसी से गुजरती है। तो याद रखिएगा जो अफ्रीका महाद्वीप है उसमें कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों महाद्वीप इसी से होकर गुजरती है। जी हाँ, उसके बाद आता है उत्तरी अमेरिका। कौन आता है भाई? उत्तरी अमेरिका, जो तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। फिर दक्षिणी अमेरिका आता है, जो चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है, और अमेजन नदी और एंडीज पर्वतमाला यही है। तो अमेजन नदी और एंडीज पर्वतमाला आपको दक्षिणी अमेरिका में ही देखने को मिलेंगे। फिर आता है 5वें नंबर पे अंटार्कटिका, जो 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। इसे श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं, और यहां मानव जीवन नहीं है। जी हाँ, उसके बाद 6वां पे आता है यूरोप, जो 6ठा सबसे बड़ा महाद्वीप है, यहां मानव बस्तियां हैं। जी हाँ, उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया, जो सबसे छोटा महाद्वीप है, इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। महाद्वीप, तो इस तरह से आप महाद्वीप को समझ सकते हैं। अब हम जानते हैं द्वीप। अब ये द्वीप क्या है, चलिए। तो चारों ओर पूरी तरह से जल से जो घिरे हुए भाग होते हैं, जो भूखंड होते हैं, उसे हम द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वीप। याद रखिएगा, उसे हम द्वीप कहते हैं। जी हाँ, अब अगर द्वीप की बात करें तो महाद्वीप भी चारों ओर से जल से घिरे हैं। याद रखिएगा, महाद्वीप भी चारों ओर से जल से घिरे हैं, लेकिन ये विशाल आकार के कारण इसे हम महाद्वीप कह रहे हैं। और जो जल से घिरे हुए पर छोटा भूखंड है, छोटे भूखंड, उसको हम क्या करें? उसे हम द्वीप कह रहे हैं। तो द्वीप और महाद्वीप में फर्क है। जी हाँ, विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो ग्रीनलैंड है। याद रखिएगा, जो भारत के 10 बड़े राज्यों के कुल क्षेत्रफल के बराबर है। भारत के 10 ऐसे बड़े राज्य जो हैं उसके क्षेत्रफल के बराबर है। कौन? ग्रीनलैंड, जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। अगर हम भारत के द्वीप समूह की बात कर लें तो भारत में 1300 से अधिक द्वीप हैं, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये भारत का ही हिस्सा है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है जी हाँ, यहां अंडमान और निकोबार 2 द्वीप समूह मिलते हैं। ठीक है, तब जाकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहलाते हैं। यहां एकमात्र ऐसा जगह है जहां सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी ज्वालामुखी सक्रिय है, यानी कभी भी वहां पर ज्वालामुखी उत्पन्न हो सकता है, जिसे बैरन द्वीप कहते हैं। बैरन द्वीप। जी हाँ, उसके बाद है लक्षद्वीप, जो अरब सागर में स्थित है। ठीक है, जो परवाल द्वारा बना है, यानी कि मूंगे द्वारा बना है। मूंगे द्वारा बना गया ये महाद्वीप है। ये कोई स्थल नहीं था, वहां पर परवाल द्वारा ये बन गए हैं। ठीक है, चलिए, तो ये द्वीप समूह आपने देखा, 2 द्वीप समूह। अब आ जाते हैं हम लोग अंटार्कटिका के बारे में। अंटार्कटिका भारत के शोध केंद्र। अब ये क्या है सर? देखिए, भारत जो है अंटार्कटिका पर एक कार्यक्रम चलाया था, 1981 में शुरू किया था कार्यक्रम, और वहां शोध केंद्र भेजे थे, 3 शोध केंद्र। एक शोध केंद्र भेजा था 1983 में। यह भारत का पहला वैज्ञानिक बेस स्टेशन था, लेकिन अब यह बर्फ के अंदर दब गया है। कहां? अंटार्कटिका में, जिसका नाम था दक्षिणी गंगोत्री। याद रखिएगा, दक्षिणी गंगोत्री। ये क्यों भेजा गया था? ताकि वहां अंटार्कटिका में हो रहे हलचल को, यानी पूरी तरह से शोध करने के लिए, जांच करने के लिए। फिर दूसरा शोध केंद्र जो है वो 1989 में भेजा था। कब भेजा था? 1989 में, जो भारत का दूसरा शोध केंद्र था। जी हाँ, और अब 2012 में भेजा है, 2012 में, वो जिसका नाम है भारती, जो भारत का तीसरा और आधुनिक शोध केंद्र है। तो दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती, याद रखिएगा, 3 शोध केंद्र थे। कहां? अंटार्कटिका में, भारत के। याद रखिएगा, भारत के 3 शोध केंद्र थे। अगला आ जाते हैं महासागर और जीवन पारिस्थितिकी। अब देखिएगा, पृथ्वी के फेफड़े किसको कहते हैं? दुनिया की आधे से अधिक, लगभग 50 से 80% ऑक्सीजन महासागरों में पाए जाने वाले सूक्ष्म पौधे और समुद्री शैवाल
शैवाल प्रकाश संश्लेषण के जरिए उत्पन्न होते हैं? बताइए। तो दुनिया की आधे से अधिक ऑक्सीजन जो है वो हमें महासागर में पाए जाने वाले सूक्ष्म पौधे और समुद्री शैवाल से मिलते हैं। जी हां, बताइए। समुद्री शैवाल से हमें मिलते हैं। जी हां, तो महासागर में तापमान और जलवायु को नियंत्रित करते हैं ये कौन? प्रकाश संश्लेषण से जो होता है। अच्छा जी, जल चक्र के मुख्य आधार बनते हैं ये, और इनके बिना वर्षा संभव नहीं है। आज का चैप्टर जो कि आज का आपका 6 क्लास का ज्योग्राफी का 2 लेसन भी आपका समाप्त हो गया। बहुत ही छोटा लेसन था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है हमारी, तो आप हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। मिलेंगे इसी तरह के नए नए वीडियो में। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए।